हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में मैं आपका एडुकेटर अजीत सिंह बहुत बहुत आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, करंट अफेयर शो यानी यह शो इसीलिए है कि ये करंट अफेयर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए है वो टोटल का टोटल मैं लेकर के आऊंगा। और यह किस एग्जामिनेशन में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो जो भी वनडे से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित एग्जामिनेशन, यूपीपीएससी से संबंधित और बीपीएससी से संबंधित, जेपीएससी से संबंधित एग्जामिनेशन हो या कोई भी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, उसमें वाइटल रोल होता है करंट अफेयर्स का। इसीलिए मैं डे बाय डे आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ले करके आऊंगा और आप इसका लाभ उठाएं। आप लोग को करना क्या है, हमारे शो से जुड़ने के लिए, करंट अफेयर शो से जुड़ने के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्गदर्शन आईएएस को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब आप कर लेते हैं, बेल आइकन को आप प्रेस कर देते हैं, तो आप हमारे लिए क्या हो जाते हैं कि आप जब भी वीडियोस अपलोड होगा हमारा, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप हमारे साथ तत्काल जुड़ जाएंगे। यह वनडे एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहने वाला है, बहुत उपयोगी रहने वाला है। जैसे बिहार एसआई का अगर कोई एग्जाम दे रहा है, बिहार दरोगा का, उत्तर प्रदेश दरोगा का कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, हरियाणा का दे रहा है एसआई का एग्जामिनेशन, या कोई अन्य वनडे एग्जामिनेशन, सब में समान रूप से आपके इम्पोर्टेंस होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मैं अब शुरू करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यह एपिसोड में पहला वीडियोस आपका बजट का अपलोड है, दूसरा वीडियोस अपलोड है, आज हमारा लास्ट थर्ड वीडियोस है, यानी यह आपका लास्ट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित यह थर्ड वीडियोस आपको मैं लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से आपके लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। आप अंत तक वीडियोस देखने का प्रयास करें और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको याद करने का प्रयास करें। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठें और जो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप नोट करते चले या वीडियोस को बार बार देखने का प्रयास करें। मार्गदर्शन आईएएस में एक बार मैं फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियोस को बिना समय गंवाए हुए मैं आगे अगर बढ़ाऊं, तो पहला हमारा जो है ना बिंदु यह आता है माध्यमिक शिक्षा। यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए एलोकेशन क्या किया गया है, तो उस एलोकेशन में पहला जो बिंदु है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वह है सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी और अमेठी के अवशेष कार्यों को, यानी शेष कार्यों को जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल खोलने के लिए आपको 90 करोड़ यानी 90 करोड़ का व्यवस्था आपको बजटीय आवंटन के अंतर्गत किया है। और अगला जो प्रमुख बिंदु जानने की आवश्यकता है, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपया। यानी यहाँ पे यह आपका मोस्ट वीवीआई सेक्शन है, इसको आप याद रखोगे। यहाँ पे 90 करोड़ आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैनपुरी, झांसी और अमेठी के साथ गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल की स्थापना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आज शुरुआत किए, इसको आप लोग नोट कर लें। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जामिनेशन हो जो अलग अलग आयोग के द्वारा, अलग अलग भर्ती एजेंसियों के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, सब में यह महत्वपूर्ण है। अगला जो बिंदु हम लोग को देखने की जरूरत है वह यह है, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद कार्यालय भवन का निर्माण, दोनों के लिए 5 करोड़ रुपया का बजट एलोकेशन किया गया है, अलॉट किया गया है। बजट अलॉट किया गया है 5 करोड़ रुपया, इसको आपको याद करने की जरूरत है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग को देखने की जरूरत है वह यह है कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इनका नाम आप लोग जान रहे होंगे, यह कारगिल वार से संबंधित है नहीं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित कर उसकी क्षमता को 2 गुना किए जाने तथा बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता का छात्रावास निर्माण करने हेतु और 1000 क्षमता का निर्माणाधीन ऑडिटोरियम
के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, यानी अलॉट किया गया है। इसको आप याद रखोगे, या मोस्ट VVI है। और इस तरीके से आप देखोगे कि जो भी, यानी कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर के जो कैपेसिटी है उसको दोगुना किया गया है। बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता का छात्रावास सुविधा और साथ ही साथ ऑडिटोरियम हेतु 15 करोड़ का आवंटन किया गया है। अगला जो हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु बिंदु देखेंगे वह यह है निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेज के अशेष कार्यों के पूरा कराए जाने के लिए 100 करोड़ रुपया का बजट दिया गया है। यानी जो कार्य इंटर कॉलेज में शेष रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अलॉट किया गया है, बजटीय आवंटन किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे उच्च शिक्षा से संबंधित होगा। उच्च शिक्षा, ठीक है। उच्च शिक्षा में क्या एलोकेशन किया गया है, बजटीय आवंटन क्या किया गया है, तो पहला बिंदु हमारे सामने यह है कि प्रदेश के असेवित मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और जो वित्तीय वर्ष फिनेंशियल ईयर है 21 और 22 राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु कितना एलोकेशन किया गया है, 200 करोड़। VVI प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अगर हम लोग देखें तो प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, यानी जो भी SC कैंडिडेट हो या ST कैंडिडेट हो उसके ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन लोगों को ITI के जो सुविधा है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वह आपको निश्चित रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित यह है। इस तरीके से अगला जो बिंदु हम लोग को जानने की जरूरत है उसको हम लोग देखेंगे संस्कृति और धर्मार्थ कार्य। संस्कृति कल्चर और धर्म के क्षेत्र में जो एलोकेशन किया गया है, बजटीय आवंटन किया गया है, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो वह यह पहला चौरा चौरी कांड के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चौरा चौरी, इसको याद रखोगे, चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव 1 वर्ष चलेगा और इसके लिए 15 करोड़ एलोकेशन किया गया है। मोस्ट VVI, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसको आपको याद करने की जरूरत है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा वाइटर रहने वाला है वह है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है उनके बनाने के लिए और उनको अच्छे ढंग से बनाने के लिए 300 करोड़ रुपया की व्यवस्था की है। यानी अयोध्या पहुंचने के लिए जो भी अयोध्या धाम तक पहुंचने के रास्ते होंगे उसको सुदृढ़ रूप से बनाने के लिए 300 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है। अगला जो हम लोग बिंदु देखेंगे वह यह है कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। देखो, अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, तो आप यहाँ पे लखनऊ याद रख सकते हो। एक प्रश्न यहाँ से भी स्टेट स्पेशल के अंतर्गत, क्योंकि अभी हम लोग का अध्ययन का बिंदु हमारा बजट है, तो हम लोग बजट से संबंधित चीजों को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। उसके अलावा जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीजों को भी मैं आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ। जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए 8 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के निर्माण के लिए, वीथिकाओं के निर्माण के लिए 4 करोड़, यानी यह भी दोनों निश्चित रूप से आपके VVI प्रश्न होंगे। एक का स्वतंत्रता संग्राम के वीथिका का निर्माण शाहजहांपुर में किया जा रहा है, इसको याद रखोगे आप, और साथ ही साथ लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण हुआ है, दोनों आपको याद करना है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको जानने की अति आवश्यकता है हम लोग को एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, वह है कि प्रदेश में ख्याति लब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, इसको जरूर से जरूर आप लोग याद रखोगे। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे, यह भी आपका VVI प्रश्न, ठीक है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे इस योजना उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को, देखो कभी कभी
आपको व्यक्तियों का संख्या भी पूछा जाता है, संख्या भी पूछा जाता है। इसीलिए आप निश्चित रूप से इन चीजों को ध्यान रखें। 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पे ध्यान दो, प्रत्येक व्यक्ति को कितना पैसा दिया जाए, 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यहाँ पे मोस्ट वीवीआई है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। या किन एग्जामिनेशन में, पीएससी का एग्जामिनेशन हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, कहीं भी यह पूछा जा सकता है। या उत्तर प्रदेश एसआई का एग्जामिनेशन हो, कहीं भी पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। इसीलिए यह आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत, यानी करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखें और साथ ही साथ आप नोट करते चले, या वीडियोस को आप पॉज करके और लिखने के बाद इसको फिर कंटिन्यू वीडियोस करें, या बार बार देख करके इसको आप अच्छे ढंग से याद करने का प्रयास करें। अगला जो महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारा पर्यटन, यानी पर्यटन क्षेत्र में जो एलोकेशन है उसको अगर हम लोग देखें, जो बजटीय एलोकेशन है उसको अगर हम लोग देखें, तो पहला यहाँ पे यह आता है कि अयोध्या में पर्यटन सुविधा यानी टूरिस्ट जो फैसिलिटी है उसके विकास और सौंदर्यीकरण के लिए आपको कितना व्यवस्था किया गया है, 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यानी 100 करोड़ इसमें इस फंड में अलॉट किया गया है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़, यानी अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ और बनारस के विकास के लिए 100 करोड़। बनारस को काशी भी कहा जाता है, यहाँ से आपके वर्तमान प्रधानमंत्री का यहाँ निर्वाचन क्षेत्र भी है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी काशी के विकास कार्यों के ऊपर गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, और अयोध्या के ऊपर राज्य और केंद्र सरकार दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना, यह भी आपका वीवीआई प्रश्न बनता है और साथ ही साथ यह भी वीवीआई बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है ना वीडियोस को शेयर करेंगे और साथ ही साथ वीडियोस को देखने के बाद यानी व्यूज करने के बाद इसको आप लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा। लाइक आप वीडियोस को जरूर से जरूर करेंगे। और मार्गदर्शन आईएएस को आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यह चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपको जानने की जरूरत है, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपया का व्यवस्था किया गया है। चित्रकूट में पर्यटन विकास के विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ का व्यवस्था किया गया है। इसके अतिरिक्त विंध्याचल और नैमिषारण्य में के विकास के लिए 30 करोड़ रुपया का विकास किया गया है, यानी अलॉट, यानी सभी यह मोस्ट वीवीआई है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। आपको मैं क्लास में ही याद करवाते चलता हूँ। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल में पहला जो है 200 करोड़ रुपया का व्यवस्था किया गया है, बजटीय आवंटन किया गया है। चित्रकूट में 20 करोड़ और विंध्याचल में 30 करोड़ और नैमिषारण्य में, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा नैमिषारण्य, आपको 30 करोड़ रुपया, ठीक है ना। इस तरीके से यह आपको याद हो चुका है। अगला जो हम बिंदु जो प्रमुख है उसको विषय में अगर मैं बताऊं, वन एवं पर्यावरण से संबंधित क्या एलोकेशन है, इसके विषय में अगर मैं बात करूं तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण को 15% लाने का है। यानी जो भी स्थिति है, विकट स्थिति है, जैसा कहा जाता है कि आपको 33% न्यूनतम जंगल होना चाहिए इंडिया के अंतर्गत, और स्थिति बड़ा भयंकर है। अभी हम लोग देखेंगे तो आपको इंडिया के स्तर पे 24.04% ही हम लोग अभी हासिल कर चुके हैं। और वही राज्य दर अगर देखेंगे तो हम लोग जो है ना, जब 2030 तक अगर सोच सकते हो कि उत्तर प्रदेश में मात्र 15% लक्ष्य ही रखा गया है, तो 33% पहुंचते पहुंचते हम लोग को कितना सारा रास्ता तय करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है 2021 और 2022 वृक्षारोपण के लक्ष्य को 30 करोड़, यानी 30 करोड़ और 35 करोड़, यानी 2021 में वृक्षारोपण कितना किया जाएगा, वृक्षारोपण आपको किया जाएगा 30 करोड़ और 22 में 35 करोड़। इस तरीके से आप याद करोगे, आप नोट करते चलोगे, आया बार बार वीडियोस को देख करके आप इसको याद करोगे। देखिए यकीन मानो, यह मैं अपने अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के अंतर्गत बजट प्रावधान से निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। तो आप इसको ध्यान पूर्वक देख लें।
20-25 मिनट का वीडियो जो अगर एक दो बार आप देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो टोटल प्रश्न आपके सही होंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, राज्य प्रतीकात्मक वन रोपण योजना के लिए 600 करोड़ रुपया की राशि आपको क्या की गई है, प्रस्तावित की गई है। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन देने के लिए आपको 400 करोड़ रुपया, मोस्ट वीवीआई सेक्शन है, इसको आप याद रखोगे। यानी 600 करोड़ रुपए प्रतीकात्मक वन रोपण योजना के लिए, और साथ ही साथ सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखोगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको पढ़ना है उसको समाज करना है, यानी सोशल वेलफेयर को हम लोग को यहाँ पे देखना है। सोशल वेलफेयर, इसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 3100 करोड़ रुपए। आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो सब्सिडी देती है और साथ ही साथ जो पेंशन और अन्य चीजों में यानी आपको जो खर्च करती है, वह बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार। इसी तरीके से वृद्धावस्था और किसान पेंशन में 3100 करोड़ का भारी भरकम रकम व्यवस्था किया गया है, बजट एलोकेशन किया गया है। राज्य पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है। इससे आपको समाज कल्याण के जो स्थिति है उसमें और ज्यादा उन्नति करने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला जो हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपए। यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी गरीब लोग होते हैं, तो हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। उसी में एक बुराई आपको दहेज है, यानी दहेज के चलते बहुत सारी बच्चियों का शादी में व्यवधान आता है। इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको गरीब बच्चियों का शादी मुफ्त में कराने का योजना है। इसके अंतर्गत रख रखाव और इसके खर्च को 250 करोड़ का आपका एलोकेशन जो है किया गया है, बजटीय आवंटन किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्री के शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। आप देखो, या तो आप एससी हो या जो है ना कोई भी अगर जनरल कोई बच्ची हो, तो उसके शादी के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करती है, उसके लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे, वह हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए क्या एलोकेशन किया गया है। उसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो पिछड़े वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए जो योजना है, 1375 करोड़ रुपए का रकम निर्धारित किया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों के शादी और अनुदान योजना के लिए 150 करोड़, यानी यह शादी के लिए जो ओबीसी होते हैं उनके शादी के लिए जो 150 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है एससी, और साथ ही साथ आप देख ले को जनरल के लिए भी 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। नहीं, इस तरीके से राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार होता है तो उसका प्रमुख राज्य का उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी कार्यों को करना, और इसके क्षेत्र में जो जो कार्य आते हैं सभी राज्य सरकार निष्ठापूर्वक करने का प्रयास करती है। वर्तमान सरकार के योजनाओं के विषय में, बजटीय आवंटन के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अगर हम लोग अगला बिंदु देखेंगे, तो अगला बिंदु आता है अल्पसंख्यक कल्याण, यानी आप माइनॉरिटीज वेलफेयर के अंतर्गत देखोगे तो पहला जो प्रमुख बिंदु यहाँ पे यह है, वह है आप यह सभी कहाँ से प्राप्त कर रहे हो, मार्गदर्शन आईएएस चैनल से प्राप्त कर रहे हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब जरूर आप कर लो, बेल आइकन को जरूर आप लोग प्रेस कर लो, लाइक करना आप लोग नहीं भूलो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर से जरूर कर लो। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 829 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। अल्पसंख्यक बहुल जनपदों में मूलभूत आधारभूत सुविधा, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत 588 करोड़ रुपए का बजटीय एलोकेशन किया गया है, प्रावधान किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मदरसा आधुनिकीकरण योजना। मदरसों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और उसके आधुनिकीकरण योजना के लिए
479 करोड़ की 479 करोड़ की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार के द्वारा। इस तरीके से आप देखोगे अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से इसके योजनाओं को एलोकेशन को निर्धारित किया गया है और बहुत अच्छा कार्य करने की दिशा में अग्रसर है। अगला जो हम लोग प्रमुख बिंदु को देखेंगे तो दिव्यांग यानी जो भी अपंग लोग होते हैं दिव्यांग, इसको हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा जो अपंग लोग थे उनके लिए एक बहुत अच्छे शब्द का आपको सुझाव दिया गया, दिव्यांग, दिव्यांग जन कल्याण। यानी जो भी दिव्यांग लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनकी स्थिति को अच्छे करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो बजटीय आवंटन किया गया है उसके अंतर्गत दिव्यांगन पेंशन योजना, यानी जो दिव्यांग है उनको पेंशन योजना के अंतर्गत 10,87,000 पात्र दिव्यांगजनों को 500 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था किया गया है 720 करोड़। आप इसको जरूर से जरूर याद रखोगे। और यह संख्या कितना है, 10,87,000 दिव्यांग है। यह मोस्ट वीवीआई, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि समाज को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए युवाओं का जिस तरीके से योगदान होता है उस तरीके से समाज के जितने भी वैसा वर्ग जो समाज के विकास धारा में नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़ने के लिए सरकारों के द्वारा नियमित रूप से प्रयास किया जाता है। उसमें एक दिव्यांग लोग भी हैं। कुष्ठ दिव्यांगजनों के पुनर्निवासित करने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए 39 करोड़ का व्यवस्था किया गया है जो कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं। देखो कुष्ठ रोग अब बहुत ही कम बचा है भारत में, यानी इंडिया के अंतर्गत देखोगे तो बहुत ही कम संख्या में है, लेकिन फिर भी यह एक सामाजिक बुराई के रूप में यह उपस्थित है। इसको आप सभी समाज के जो गुणी लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, इस बुराई को निश्चित रूप से मिलजुल करके समाप्त करने के दिशा में आपको बढ़ना होगा, क्योंकि कुष्ठ एक बीमारी है, उसको छुआछूत से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को इस चीज को मानना चाहिए। दिव्यांगजन दंपति के बच्चे के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना के अंतर्गत 25 करोड़। यहाँ पे दो प्रश्न आपके बन गए। पालनहार योजना किससे संबंधित है, तो दिव्यांगजन से जो बच्चे पैदा लेते हैं उनके लिए। इसके लिए लोकेशन कितना है, 25 करोड़, या मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत है, आप इसको याद करोगे। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराए जाने हेतु भवन निर्माण के लिए अशेष कार्यों के लिए 30 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और राजकीय मानसिक मुदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़। यानी जो भी आपको मानसिक रूप से विकलांग लोग होते हैं, मानसिक रूप से अक्षम लोग होते हैं, उनके लिए 10 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ठीक है, अगला जो हम लोग देखेंगे वह हमारा प्रमुख बिंदु होगा न्याय से संबंधित। और न्याय में पहला एलोकेशन है जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जो है ना किसी भी तरीके से याद करके और अच्छे से आप मेमोराइज करोगे। जनपदों में न्यायालय के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ की एलोकेशन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तिगण के आवासीय सुविधा यानी आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़। यहाँ से यह मोस्ट वीवीआई है। देखो जो भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसको मैं आपको साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ। आपका काम है निश्चित रूप से उसको मेमोराइज करना। अगला जो प्रमुख बिंदु हम लोग देखेंगे वह है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवन के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए तथा इलाहाबाद पीठ के लिए भवन निर्माण के लिए 450 करोड़। यह दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोर्ट से संबंधित कोई एग्जामिनेशन है, हाई कोर्ट से संबंधित वहां, और या पीएससी से संबंधित, पीएससी से संबंधित या समीक्षा अधिकारी से संबंधित एग्जामिनेशन में यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप याद करोगे अच्छे ढंग से, आप बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति में धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति के अनवरण के लिए 20 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। आपको योजना का नाम भी याद रखना है और साथ ही साथ
उसके लिए जो एलोकेशन हुआ है उसको भी याद रखना है। अब हम लोग परिवहन के अंतर्गत क्या एलोकेशन है उसको हम लोग देख लें। आज ये हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट है। इसीलिए जो स्टूडेंट पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट नहीं देख सके हो किसी कारणवश, वे मार्गदर्शन आईएएस चैनल पे जा करके आप इसको देख लें। आपके एग्जामिनेशन यानी अभी यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही साथ जो अन्य परीक्षाओं के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश में 23 प्रमुख बस स्टेशन को पीपी मॉडल पे, पीपीपी आप लोग इसको समझते होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको डेवलप करने का सुझाव यानी आपको ये रखा गया है, टारगेट रखा गया है। अगला जो हम लोग बिंदु देखते हैं यह राजस्व से संबंधित है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे। राज्य वस्तु सेवा कर एवं मूल्यवर्धित कर से संबंधित यह अगर देखें तो राज्य वस्तु सेवा कर तथा मूल्यवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपया रखा गया है। यह मोस्ट बीबीआई है, इसको आप याद रखोगे निश्चित रूप से, ठीक है। 1,04,385 करोड़ रुपया। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने की जरूरत है, आबकारी शुल्क में राजस्व संग्रह 41,500 करोड़ रुपया है। इसको भी आप याद रखोगे। देखो जो भी आबकारी शुल्क के अंतर्गत डेटा यानी जो भी डेटा होता है उसको आप इसमें बहुत ज्यादा समझाने का स्कोप नहीं होता है, तो आप इसको याद करोगे तभी जाकर के आप मल्टीपल चॉइस के जो पेपर्स होते हैं वहां पे आप सही करते हैं। स्टाम्प और पंजीकरण के लिए क्या है, स्टाम्प और पंजीकरण में राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया 25,500 करोड़ रुपया, 25,500 करोड़ रुपया, इसको आप याद रखोगे। अगला जो महत्वपूर्ण एलोकेशन है वाहन कर यानी वाहन कर टैक्सेशन के अंतर्गत क्या है, वाहन कर से राजस्व संग्रह कितना लक्ष्य रखा गया है 9,350 करोड़ रुपया। इसको यानी आप देखते हो ना, जैसे एलोकेशन है तो पैसा तो आना भी चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, जब मैं आप लोगों को इकोनॉमी से संबंधित चीजों को मैं बताऊंगा तो उस समय इस पे विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग का चर्चा का, क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीवीआई है उसी को मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। बात बाकी जब हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक का अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम लोग इन सब चीजों टैक्सेशन सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं तो वित्तीय वर्ष 21-22 का टोटल अगर हम लोग इन टोटालिटी में अध्ययन करते हैं तो प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख निर्धारित किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखोगे। बजट में जो नई योजनाएं शामिल की जाती है 27,598 करोड़ 40 लाख, इसको भी आप याद रखोगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामिनेशन में, तो आप इसको याद रखोगे। अगला जो प्रमुख बिंदु है याद करने वाला, कुल प्राप्ति कितना है 5,06,181 करोड़ 84 लाख रुपए, इसको आप याद करोगे। कुल प्राप्ति में 4,18,340 करोड़ 44 लाख रुपए आपको राजस्व प्राप्ति के लिए रखा गया है। साथ ही साथ 87,841 करोड़ 40 लाख रुपए आपको पूंजीगत प्राप्ति के लिए रखा गया है, ठीक है। इसको आप लोग को याद करना है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे उसके अंतर्गत अगर देखें तो पहला है राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का हिस्सेदारी कितना है 3,05,740 करोड़ 30 लाख रुपया, इसको आप याद रखोगे। इतना आपको डेटा आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन में इतना डेटा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक आपको प्राइमा फेसी तौर पे ध्यान रखना जरूर है कि अगर मान लो मल्टीपल चॉइस में प्रश्न पूछा भी जाता है तो आपके दायरे से यह बाहर नहीं है। इसमें स्वयं कर राजस्व का योगदान जो है ना 1,86,345 करोड़ रुपए है, और केंद्रीय करों का राज्य का अंश है 1,19,395 करोड़ 30 लाख रुपए, ठीक है ना। तो इसको आप वीडियोस को पॉज करके आप नोट कर लोगे अच्छे ढंग से याद करने का
प्रयास करोगे। अब व्यय के क्षेत्र में यानी व्यय कितना आपको होगा उसके विषय में अनुमान लगाया गया। कुल व्यय 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। ये टोटल या मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस तरीके से आमदनी उसी तरीके से व्यय को भी आपको याद रखना है। कुल व्यय में 3,95,130 करोड़ 35 लाख रुपए आपको क्या है, राजस्व लेखे में है। और 1,55,140 करोड़ 43 लाख रुपए आपको क्या है, पूंजी लेखे में है। ठीक है, आपको राजस्व लेखा क्या होता है, पूंजी लेखा क्या होता है, ये सब मैं इकोनॉमिक्स वाली क्लास में और विस्तार से आपको सामने लेकर के आऊंगा। अगला है समेकित निधि। आप समेकित निधि के विषय में देखो, समेकित निधि में प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 44,088 करोड़ 94 लाख रुपए का क्या है, यहाँ पे घाटा। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर याद रखोगे। यानी बजट असेसमेंट करोगे तो यह घाटे का बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया है। लोक लेखे में 5,500 करोड़ रुपए शुद्ध प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, लोक लेखा में। अगला जो बिंदु है वह समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम क्या है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 37,988 करोड़ 94 लाख रुपए का यह ऋणात्मक अनुमानित है, यानी यह निगेटिव है। यानी इतना निगेटिव होगा, यानी आमदनी और वो शेष, यानी अंतिम शेष के रूप में अगर आप देखोगे इस खंड के अंतर्गत तो यह है प्रारंभिक शेष 14,033 करोड़ 12 लाख रुपए के को हिसाब लेते हुए अंतिम शेष 23,955 करोड़ 82 लाख रुपए ऋणात्मक रहना अनुमानित है। यह अनुमान लगाया गया है, तो इतना ऋणात्मक यह रहेगा बजट। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो राजस्व बचत 23,210 करोड़ 9 लाख रुपए का बैठेगा आपका। ठीक है, राजस्व बचत। अगला जो हम लोग देखें, अगला बिंदु जो देखा जाए वह है आपको राजकोषीय घाटा। यहाँ से प्रश्न यह बहुत ही वीवीआई होता है, यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है। राजकोषीय घाटा के अंतर्गत देखा है तो 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए, इसको आप याद रखोगे। जो वर्ष के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.17% है। यह मोस्ट वीवीआई होता है, इसको आप याद रखोगे। 4.17 जरूर से जरूर याद रखोगे। राज्य की ऋणात्मक सकल घरेलू उत्पाद में जो है ना 28.1% अनुमान रखा गया है। ये भी वीवीआई है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बजट के, उत्तर प्रदेश के बजट के विषय में हम लोग 3 वीडियोस, पहला वीडियोस, दूसरा वीडियोस और तीसरा, आज तीसरा वीडियोस आपका क्या हो गया है, अपलोड हो गया है। और आप लोग अगर कोई भी विद्यार्थी आज का वीडियोस देख रहा हो, यानी अगर पहला और दूसरा वो नहीं देख पाया है तो आपको पीछे जा करके, आपको प्ले लिस्ट में जा करके मार्गदर्शन आईएएस को आप सब्सक्राइब करने के बाद आप वहां पे वीडियोस जो है ना निश्चित रूप से देख लें। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप निश्चित रूप से इस एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर लेंगे कि यहाँ के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 100% आप क्या करोगे, सही करोगे। ठीक है ना, अगर वीडियोस को ध्यान पूर्वक देख करके आप अपना एक टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए हो, एलोकेशन किस में क्या क्या अनुमान लगाया गया है, क्या क्या एलोकेशन हुआ है, बजटीय आवंटन हुआ है, इस तरीके से। मेरे चैनल का नाम है मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह। यानी आप लोग को यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए कई तरीके से आप जुड़ सकते हो, जैसा कि स्क्रीन पे भी है मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह। देखो, बताना इसलिए पड़ता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हमारा चैनल मार्गदर्शन आईएएस प्रोवाइड करा रहा है उससे महरूम न रह जाए, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, लाइक करना नहीं भूलना है, और साथ ही साथ आप लोग को शेयर भी करना है कि जो भी ऐसे छात्र जो एक अच्छी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस आपका स्वागत करेगा। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत निश्चित रूप से ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियोस
प्लस आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एलएसडब्ल्यू से संबंधित वीडियोस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियोस, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी वीडियोस आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको हमारे चैनल को फॉलो करना है, मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब करना है। मैं आपका एडुकेटर इसी के साथ वीडियोस को मैं समाप्त करूंगा, और करंट अफेयर शो के अंतर्गत आप लोग के लिए प्रत्येक दिन आप इस चीज को आप देखो, पर डे आपके लिए जो है ना करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके लिए लेकर के मैं आऊंगा। और निश्चित रूप से आप लोग, अभी यह रिकॉर्डेड क्लास आप लोग के लिए मैं वीडियो शक्ल में ला रहा हूँ। कुछ दिन के बाद मैं हमारे साथ अगर मार्गदर्शन आईएएस को आप सब्सक्राइब करते हो तो निश्चित रूप से मैं लाइव भी आप लोग के लिए जो है ना सेशन लेकर के आऊंगा, और लाइव मैं आप लोग के साथ उपस्थित होऊंगा और आप लोग के क्लास को कंडक्ट करूंगा। इसी के साथ बहुत ज्यादा समय मैं न लेते हुए मैं अजीत सिंह वीडियोस को समाप्त करता हूं। वीडियोस देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्यादा के ज्यादा संख्या में वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। जय हिंद।